हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। कौन कौन पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते हैं। सबको नहीं अलाउड है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना, ठीक है। तो सेक्शन 10 में दिया हुआ है कि जो भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। और ये एक बहुत इसेंशियल एलिमेंट है। अगर किसी इनकम्पिटेंट पर्सन के साथ एग्रीमेंट किया जाता है तो वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, बेकार है, वो इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो कौन पर्सन कॉम्पिटेंट है, ये सेक्शन 11 में दिया हुआ है। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सारे पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट हैं जो कि एज ऑफ मेजॉरिटी के हैं, मतलब 18 साल से ऊपर के हैं, और जो कि साउंड माइंड के हैं, माइंड के हैं, इनका दिमागी संतुलन सही है, ठीक है, दिमाग सही है, और किसी भी कानून के द्वारा उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, ठीक है। ये तीन चीजें अगर हैं तो हर व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कॉम्पिटेंट है। मेजॉरिटी एज का होना चाहिए 18 साल से ऊपर का, साउंड माइंड का होना चाहिए, किसी कानून के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया होना चाहिए। तो कौन कौन डिस्क्वाली मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता? जो माइनर है, 18 साल से कम का है, जो अनसाउंड माइंड का है, जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं है, और जो डिस्क्वालीफाई है किसी कानून के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। बाकी सभी लोग कॉम्पिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। तो कौन से पर्सन इनकम्पिटेंट है? माइनर्स इनकम्पिटेंट है, मतलब 18 साल से कम की एज के हैं, अनसाउंड माइंड के हैं। क्यों वो इनकम्पिटेंट है? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट को समझने में अक्षम है, ठीक है, और कोई एक रैशनल जजमेंट वो नहीं फॉर्म कर सकते कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट से उनके इंटरेस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और कुछ पर्सन्स किसी कानून के द्वारा स्पेसिफिकली डिसअलाउ किए जा सकते हैं कि ये पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करेंगे, तो इस कैटेगरी के पर्सन्स तो फिर उसको भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं। मतलब एडल्ट एंटर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, तब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं तीनों चीजों को। माइनर मेजॉरिटी एक्ट 1875 का है, इसमें सेक्शन 3 है, जो भी पर्सन इंडिया में डोमिसाइल है वो 18 साल की एज में होने पे वो मेजॉरिटी एज का हो जाता है, ठीक है। जब तक वो 18 साल की एज पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर लेता है तब तक वो माइनर ही है। चाहे अगर एक दिन भी कम है तो भी वो माइनर है। 18 साल पूरा कंप्लीट होने पर ही वो मेजॉरिटी एज का माना जाएगा। अच्छा, जो माइनर के संग एग्रीमेंट किया जाता है वो वाइड होता है, उसके संबंध में कुछ प्रावधान है, उसको देख लेते हैं। एन एग्रीमेंट मेड विथ अ माइनर और बाय अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। कोई भी एग्रीमेंट जो माइनर के द्वारा किया जाता है या माइनर के साथ किया जाता है वो शुरुआत से ही वॉइड है, वो किसी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। एक माइनर को यह समझा जाता है कि वो मानसिक तौर पे इतना सक्षम नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ सके और उसके हितों पे क्या असर होगा ये वो समझ सके। तो कॉन्ट्रैक्ट तो कानून उसको प्रोटेक्शन देता है कि उसकी वो चीट ना किया जा सके, इसलिए उसका ये उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए बार किया गया है। इसीलिए एक एग्रीमेंट जो होता है माइनर के संग वो वॉइड एब इनिशियो होता है, मतलब स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट डे से ही वो वॉइड होता है, उसे कोई वैल्यू नहीं होती है। अच्छा, कोई पर्सन मान लीजिए अगर जो माइनर एज का था उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही गया और फिर जब वो मेजर एज का हो गया, 18 साल का हो गया, तो क्या वो उसको रेटिफाई कर सकता है कि हाँ जो मैंने पहले किया था वो मान्य होगा वो एग्रीमेंट? नहीं, ऐसा
अगर किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए 17 साल 11 महीने का था, ए ने एंटर किया एग्रीमेंट विथ बी, बी 17 साल 11 महीने का था, बी के पास एक मकान है उसको बेचने के लिए, लेकिन 2 महीने बाद बी मुकर गया बेचने से। अब यहाँ पे ए के पास कोई रेमेडी नहीं होगी, ठीक है। हालांकि 2 महीने बाद वो बी 18 साल 1 महीने का हो गया है, लेकिन जिस समय कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था उस समय 18 साल से कम एज का था, इसलिए 18 साल क्रॉस करने के बावजूद भी उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं की जा सकता, क्योंकि जिस समय उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था उस समय वो 18 साल से कम था, ठीक है। लेकिन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में माइनर एक बेनिफिशियरी हो सकता है, ठीक है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट्स वो एंजॉय कर सकता है, ठीक है। इसलिए माइनर चाहे तो वो उस बेनिफिट्स के लिए दूसरे पर्सन्स को बाउंड कर सकता है और उस पर लॉ सूट फाइल कर सकता है। अगर ए ने एक प्रॉमिसरी नोट बनाया है माइनर के पक्ष में, तो माइनर लॉ सूट फाइल करके ए को फोर्स कर सकता है कि प्रॉमिसरी नोट के टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई करे, जितना कि वो माइनर के बेनिफिट के लिए है। माइनर किसी पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म का बेनिफिट्स के लिए उसको एडमिट किया जा सकता है कि पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स उसको मिल सकते हैं। तो इसीलिए एक माइनर जो है वो पे ही हो सकता है, एंडोर्स ही हो सकता है, प्रॉमिस ही हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में। इस तरीके से वो बेनिफिट्स एंजॉय कर रहा है, वो कोई पार्टी नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट में। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, माइनर के पास हमेशा ये ऑप्शन है कि वो अपनी माइनॉरिटी को प्लीड करे कि मैं तो माइनर था या हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी माइनर ने गलत बयानी करा कि भाई मैं तो मेजर केस का हूं, और उसके बाद उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, तो बाद में वो ये कह सकता है कि नहीं मैं तो माइनर एज का था और ये उसके पास अधिकार है, और वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है ये बोल करके, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी माइनर को ये अधिकार दे दिया जाए किसी के संग फ्रॉड करे वो, ठीक है। तो अगर उसने कुछ कॉन्ट्रैक्ट के तहत कुछ उसने गुड्स वगैरह हासिल किए हैं तो वो गुड्स उसको वापस करने होंगे। अगर उस गुड्स को उसने किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है मनी में या दूसरे फॉर्म में, तो वो भी उसको वापस करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर उन गुड्स को उसने कंज्यूम कर लिया है या वेस्ट कर दिया है, तब अब उसके पर्सनल सोर्सेस या पर्सनल मनी से वो रिपे नहीं करना होगा, ठीक है। अच्छा, नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर, एक माइनर को नेसेसरीज सप्लाई की जा सकती है। नेसेसरीज का मतलब होता है फूड, क्लोथिंग, मेडिकल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, जो एक नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत जरूरी है डे टू डे लाइफ में, वो नेसेसरीज होती हैं। किसी के एक माइनर को नेसेसरीज सप्लाई किया गया है किसी ने, तो उसके लिए माइनर की प्रॉपर्टी लायबल हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी से वो उसका खर्चा वसूला जा सकता है, फूड का, क्लोथिंग का, मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह का, ठीक है, जो नेसेसरीज है। लेकिन माइनर पर्सनली लायबल नहीं होगा, वो खुद लायबल नहीं है किस व्यक्ति के प्रति, जिस व्यक्ति ने वो नेसेसरीज सप्लाई करी है, ठीक है। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी से वो खर्चा वसूल किया जा सकता है, जो भी रीजनेबल अमाउंट हो वो वसूल किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट बाय द गार्जियन ऑफ द माइनर ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, when a guardian makes a contract for the minor on behalf of the minor, the contract would be valid and the minor can enforce such contract. तो गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है माइनर के बिहाफ पे, तो गार्जियन तो ऑब्वियसली मेजर एज का है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, और माइनर चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स गार्जियन कर सकता है माइनर के बिहाफ पे। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी गार्जियन नहीं खरीद सकता है माइनर के बिहाफ पे, ठीक है, वो भी अवॉइड होगा। अब 7th पॉइंट पे आ जाते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसका एग्जीक्यूशन करना सारी पार्टीज के द्वारा, ठीक है।
एक माइनर के संग एग्रीमेंट वॉइड होता है तो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाया भी नहीं जा सकता उस माइनर के अगेंस्ट की, उसको माइनर को कंपेल किया जाए कि भाई तुम अपना जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको फुलफिल करो कॉन्ट्रैक्ट के का। However, when a guardian or a manager of the estate of a minor enters into a contract on behalf of the minor, it is binding both for and against the minor. अगर कोई गार्जियन है या मैनेजर है, माइनर की कोई प्रॉपर्टी है, उसका कोई मैनेजर है या फिर कोई गार्जियन है, वो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है माइनर के बिहाफ पे तो फिर लीगल एक्शन लिया जा सकता है माइनर के अगेंस्ट में भी और माइनर के द्वारा भी, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें दो कंडीशंस होंगी, जो भी गार्जियन है या मैनेजर है वो अपनी अथॉरिटी के अंतर्गत एक्ट करे, अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाकर के एक्ट न करे, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एंटर किसने किया है? गार्जियन या मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी ने एंटर किया किसी और व्यक्ति के साथ फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, और वो विद इन दी उनके पास जो अथॉरिटी है गार्जियन और मैनेजर के पास उसी अथॉरिटी के अंतर्गत हो, तब फिर माइनर के द्वारा भी लॉ सूट फाइल किया जा सकता है, एनफोर्स कराया जा सकता है और माइनर के अगेंस्ट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। कोई भी माइनर किसी पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता किसी से दूसरे पार्टनर्स के साथ, दूसरे व्यक्तियों के साथ, लेकिन वो एंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर। गार्जियन एंटर कर सकता है, माइनर का गार्जियन पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर, ठीक है। इस पार्टनरशिप का बेनिफिट किस प्रकार मिल सकता है? उसको माइनर को एक शेयर मिल सकता है पार्टनरशिप प्रॉफिट में, कुछ भी रेशियो में जो एग्रीड किया जाए, माइनर वो एक परसेंटेज ले सकता है प्रॉफिट का। माइनर को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और को इंस्पेक्ट करे या उसकी कॉपी बना के ले सके, लेकिन उसको कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी, फर्म की लायबिलिटी उसके ऊपर पर्सनली नहीं इंपोज की जाएगी माइनर के अगेंस्ट, और जो भी फर्म को लॉस होगा वो माइनर शेयर नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इस अधिकार में कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। माइनर कभी भी फर्म की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, डे टू डे वर्किंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और अगर किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी क्रिएट हो गई है तो फिर जो फर्म की लॉसेस हैं वो माइनर शेयर करेगा, लेकिन कितनी शेयर करेगा? जितनी उसकी एसेट्स है पार्टनरशिप फर्म के अंदर उतनी ही, उसकी पर्सनल एसेट्स नहीं यूज की जाएंगी इसको पे करने के लिए। फर्म की कोई लायबिलिटी क्रिएट हो गई है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, और तो फिर वो जो लॉसेस हैं फर्म के वो माइनर शेयर करना पड़ेगा, लेकिन उसके पास जितनी एसेट्स पार्टनरशिप फर्म के अंदर हैं उतने से ही शेयर करना होगा, उसकी पर्सनल एसेट्स को नहीं यूज किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड ज्वाइंटली बाय माइनर एंड अडल्ट, ठीक है। दो लोग, एक अडल्ट और एक माइनर ज्वाइंटली एक पार्टी बन करके एंटर किए किसी कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर जो एडल्ट था वो सोलली रिस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, और माइनर के ऊपर कोई भी लायबिलिटी इंपोज नहीं की जाएगी। माइनर एक्टिंग एन एजेंट ऑफ हिज प्रिंसिपल, माइनर अगर अपने प्रिंसिपल, कोई प्रिंसिपल है उसके बिहाफ पे काम करना है, उसके एजेंट के रूप में काम कर सकता है, ठीक है। देखिए जो भी एजेंट होता है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, तो वो अपने एक्ट से प्रिंसिपल को बाइंड करता है। जो भी एजेंट काम करेगा उससे प्रिंसिपल बाइंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर माइनर एजेंट बना हुआ है तो प्रिंसिपल कभी भी माइनर को पर्सनली लायबल नहीं बनाएगा किसी नेग्लिजेंस के लिए, वो नहीं बना सकता। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, कभी भी माइनर इंसॉल्वेंट जज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं कर सकता।
शेयर माइनर एज ए शेयर होल्डर, कोई भी माइनर एक कंपनी में डायरेक्टली शेयर्स नहीं खरीद सकता, लेकिन वो अपने गार्जियन के थ्रू खरीद सकता है। टॉर्ट्स ऑफ अ माइनर, कुछ मिसचीफ किया गया, उसने फ्रॉड किया गया। अ माइनर इज लायबल टू पे डैमेजेस फॉर एनी सिविल रॉन्ग डन बाय हिम, कोई भी सिविल रॉन्ग उसने किया है माइनर ने तो उसके लिए वो लायबल होगा। लेकिन अगर जो टॉर्ट है, मिसचीफ है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच है, तब माइनर लायबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कंपिटेंट ही नहीं था, इसलिए। सेकेंड पॉइंट आ जाते हैं पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। ये लोग भी इनकम्पिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। ठीक है, जो लोग साउंड माइंड के हैं वही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब साउंड माइंड के हैं कौन लोग, सेक्शन 12 में दिया है। अ पर्सन सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट he is capable of understanding it and of forming of a rational judgment as to its effect upon his interest। वही पर्सन साउंड माइंड का है जो कि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस समय उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए कैपेबल है और एक रैशनल, एक व्यवहारिक, एक सही जजमेंट बनाने के लिए वो कॉम्पिटेंट है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का मेरे ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। ठीक है, अच्छा, एक पर्सन जो हमेशा अनसाउंड माइंड का रहता है लेकिन कभी कभी साउंड माइंड का रहता है। ठीक है, तो वो जब साउंड माइंड का रहता है तो थोड़े समय, उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। एक पर्सन जो हमेशा साउंड माइंड का रहता है लेकिन कभी कभी अनसाउंड माइंड का रहता है, मान लीजिए शराब वगैरह पी लिया है, थोड़ी देर के लिए वो अनसाउंड माइंड का हो गया है, तो जिस समय वो अनसाउंड माइंड का है उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, अनसाउंड माइंड के लोग होते कौन है, जैसे इडियट्स हो, ल्यूनैटिक्स हो, मैड हो, ड्रंक हो, इस तरीके के लोग हो, वो अनसाउंड माइंड करते हैं। अच्छा, कुछ लोग जैसे भी हम लोगों ने देखा कि वो साउंड माइंड के भी होते हैं, अनसाउंड माइंड के भी होते हैं। ऐसे जो यूजुअली अनसाउंड माइंड के होते हैं और कभी कभी साउंड माइंड के होते हैं, तो वो लोग जब साउंड माइंड के जिस समय होते हैं उस समय कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जो मेंटल हॉस्पिटल में है, मेंटल असाइलम में है और कुछ समय बीच बीच में कुछ समय उनका मानसिक संतुलन ठीक हो जाता है, वो लोग जब मानसिक संतुलन ठीक हो जाता है तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। जो कभी भी, जो हमेशा साउंड माइंड का रहता है लेकिन कभी कभी अनसाउंड माइंड का हो सकता है, तो जिस समय वो अनसाउंड माइंड का है वो उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। एक व्यक्ति शराब पी करके अपने होशावास खो बैठा है, तो जिस समय वो अपने होशावास खो बैठा है शराब की वजह से, उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। अच्छा, अगर किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा और इनऑपरेटिव होगा उसके अगेंस्ट में। लेकिन वो जो अनसाउंड माइंड का पर्सन है वो उस कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट उठा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर कुछ नेसेसरीज उसको सप्लाई की गई है उस पर्सन को, अनसाउंड माइंड के, तो वो उसकी प्रॉपर्टी से वसूल की जा सकती है रीजनेबल अमाउंट, जैसे कि माइनर के केस में भी था सेक्शन 68। ये सेकंड हो गया। अब आगे थर्ड पे, डिस्क्वालिफाइड पर्सन। कुछ पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है कानून के द्वारा कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे पर्सन्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जाएगा वो वॉइड होगा। अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशन किस वजह से हो सकती है? कुछ पॉलिटिकल स्टेटस की वजह से हो सकती है, मैं यहाँ का नागरिक हूं, तुम वहां के नागरिक हो,
या फिर लीगल स्टेटस की वजह से हो सकती है, या कॉर्पोरेट स्टेटस की वजह से हो सकती है, या किसी अन्य वजह से हो सकती है। ये डिस्क्वालिफिकेशन कंप्लीट डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है, पार्शियल डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। तो आइए जिसको कौन लोग डिस्क्वालिफाइड है इसको जरा डिटेल में पढ़े। पहला तो सिटीजन ऑफ एन एनिमी कंट्री, एलियन एनिमी, एक दुश्मन देश का जो सिटीजन है उसके संग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर किया जा सकता। कोई भी फॉरेन कंट्री का सिटीजन अगर इंडिया में रह रहा है तो उसके साथ एक इंडियन सिटीजन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, प्रोवाइडेड, शर्त यह है कि उसके देश के साथ कोई युद्ध नहीं चल रहा होना चाहिए, ठीक है। और जो भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसके संबंध में जो इंडियन गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाई हैं, जो भी कंडीशंस लगाई हैं, वो सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तो वो फॉरेन कंट्री के सिटीजन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जा सकता है। तो अगर ये तो मैंने देखा ही कि भाई अगर कोई युद्ध चल रहा है किसी देश के साथ तो उस देश के सिटीजन के संग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया जा सकता। और युद्ध के दौरान उस देश के सिटीजन के साथ कोई फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। और जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है युद्ध होने से पहले से, वो भी सस्पेंड हो जाएंगे और उसका परफॉर्मेंस नहीं किया जाएगा। और युद्ध खत्म होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट रिवाइव हो सकता है, ठीक है। इंसॉल्वेंट देख लेते हैं। जिस व्यक्ति को इंसॉल्वेंट जज कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा और अभी तक उसको डिस्चार्ज नहीं किया गया है उसकी सारी लायबिलिटीज से, वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता जो उसके रिसीवर के पास अटैच्ड है। वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, वो मजिस्ट्रेट नहीं बन सकता, वो किसी लोकल बॉडी का मेंबर नहीं बन सकता। इसके अलावा वो सारे काम कर सकता है, सारे का कॉन्ट्रैक्ट्स में वो एंटर कर सकता है। और इसके बाद जब वो डिस्चार्ज इश्यू हो जाएगा उसका, जब वो उसको अपनी लायबिलिटी से पूरी तरह कोर्ट डिस्चार्ज कर देगी, ठीक है, उसके बाद वो एक नॉर्मल पर्सन है, वो हर तरह के काम कर सकता है, हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। कन्विक्टेड पर्सन कौन होते हैं? जो जिसके कोर्ट ने गिल्टी फाइंड किया है और उसको जेल की सजा हुई है, ठीक है। जितने समय वो जेल में रहेगा उतने समय वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। और जेल से पहले जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किए थे उसके संबंध में कोई कोर्ट केस भी नहीं कर सकता। जब उसका जेल का टर्म पूरा हो जाएगा तो वो फिर उसके बाद सू कर सकता है, कोर्ट केस कर सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट उसने पहले एंटर किए थे जेल जाने से पहले, उसकी परफॉर्मेंस के लिए वो मुकदमा कर सकता है, ठीक है। इसमें देखिए जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है कि भाई इतने समय तक ही मुकदमा करना अलाउड होता है, वो थोड़ा सा उसमें चेंज आएगा। जितने समय वो पीरियड जेल में रहा उतना पीरियड बढ़ा दिया जाएगा लॉ ऑफ लिमिटेशन में, क्योंकि उतना समय उसको मौका नहीं मिला केस फाइल करने का। फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स, जो फॉरेन के एम्बेसडर्स वगैरह इंडिया में आते हैं, वो खुद तो जो एम्बेसडर या सॉवरेन्स हैं फॉरेन के, वो जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं वो उसके लिए सू कर सकते हैं, वो कोर्ट केस कर सकते हैं। लेकिन अगर उनकी अगेंस्ट कोई कोर्ट केस करना हो, उन फॉरेन सॉवरेन या एम्बेसडर के अगेंस्ट, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए साधारणतः इन लोगों को इनकम्पिटेंट डिक्लेयर किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्योंकि अगर ये डिफॉल्ट करेंगे तो उनके अगेंस्ट कोई लीगल रेमेडी उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि वो फॉरेन वापस जाते हैं। अच्छा, जो मैरिड वुमेन है वो अपनी हस्बैंड की प्रॉपर्टी के संबंध में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती, ठीक है। कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस इनकॉर्पोरेटेड अंडर एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, जो भी कंपनियां हैं या फिर कोई कॉर्पोरेशन है जो एक कानून के अंतर्गत क्रिएट की गई हैं, उनके संबंध में देखिए जो भी कंपनी है उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा, उसमें उसको दिया गया होगा कि क्या क्या पावर है, क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। तो उन्हीं एक्टिविटीज के उसी पावर के तहत वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगी कंपनियां, न कि उसके बियॉन्ड, ठीक है। इसी तरह स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस होते हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये एक एक्ट बनता है, कानून बनाती है पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर। उस एक्ट के तहत कुछ बॉडीज फॉर्म की जाती है, जैसे रिजर्व बैंक वगैरह, सेबी और भी अन्य हैं। तो उस एक्ट में ही उनको कुछ पावर्स वगैरह दी जाती हैं। तो उस पावर्स के अंतर्गत रहते ही वो अपना कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, उसके बियॉन्ड एंटर नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।